नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक बार फिर अपना दबदबा साबित किया है। अब तक आए नतीजों में प्रदेश के अधिकांश कॉलेजों में एबीवीपी प्रत्याशी विजयी रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही 27 कॉलेजों में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए, जो संगठन की मजबूत पकड़ को दर्शाता है। और एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय में महिपाल बिष्ट की भी जितने प्रदेश की बड़ी शैक्षिक में भगवा परचम लहराया। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की नीतियों, नकल विरोधी कानून और 25,000 से अधिक नौकरियों की भर्ती ने युवाओं से सकारात्मक माहौल बनाया। विपक्ष की आलोचनाओं के बीच ये नतीजे साबित करते हैं कि छात्र समुदाय सरकार और एबीवीपी के पक्ष में खड़ा है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले ये बड़ी जीत बताई जा रही है एबीवीपी की, जहां उन्होंने बताया है कि किस तरह से भगवा की ये जीत को समर्पित करते हुए यहां जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जीत बताई जा रही है, जहां पर आपको बताते चले कि ये एबीवीपी चुनाव हुआ था और ऐसे में बताया जा रहा है। और देखिए, एक पोस्टर भी रिलीज किया गया है जहां नाम दिया गया है युवाओं का भरोसा भगवा पर है। और ये बड़ी जीत बताई जा रही है। जीत के बाद से तमाम जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनमें जोश इस वक्त दिखाई दे रहा है। सभी इस जीत के जश्न को मनाते हुए नजर आ रहे हैं और एक बड़ी रैली का देखिए आयोजन किया गया और इस रैली में तमाम लोगों की मौजूदगी है। तमाम छात्र छात्राएं हैं वो पहुंचे हुए हैं और सभी इस रैली में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। जीत का जश्न मनाते हुए तमाम जो युवा हैं वो नजर आ रहे हैं और इस बीच इसका नाम दिया गया है कि युवाओं का भरोसा जो है। और ये बड़ी जीत इस वक्त देखने को मिल रही है। कई कॉलेजों में एबीवीपी प्रत्याशियों की जीत हुई है, जिसको जश्न के तौर पर तमाम जो छात्र छात्रा हैं वो रैली के जरिए प्रदर्शित करते हुए नजर आ रहे हैं। वंदे मातरम साथियों, उत्तराखंड प्रदेश में आज हुए छात्र संघ चुनाव में उत्तराखंड के समस्त छात्र समुदाय ने जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर विश्वास जताया है, जिसके परिणाम स्वरूप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज पूरे प्रदेश भर में बड़ी संख्या में भारी बहुमत से छात्र संघ चुनाव जीतकर आई है, उसके लिए मैं उत्तराखंड के समस्त छात्र समुदाय का धन्यवाद करना चाहता हूं। यह जीत उस विश्वास की जीत है जिस विश्वास पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिस विश्वास को, विद्यार्थियों के विश्वास को जीता है, यह उस विश्वास की जीत है। और मैं उन सभी का आभार करता हूं जो आज कैंपसों में आए, जिन्होंने भारी मतदान कर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रवाद के संकल्प को और भी मजबूत किया। और उस विश्वास पर खरे उतरने का संकल्प हम लेते हैं जिस विश्वास को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर विद्यार्थियों ने जताया है। आज हम देख रहे हैं कि प्रदेश के बड़े बड़े महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालय केंद्रों में विद्यार्थी परिषद विजयी होकर आई है। अगर मैं प्रदेश के सबसे बड़े महाविद्यालय की बात करूं तो डीएवी पीजी कॉलेज में अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अधिकृत प्रत्याशी भाई ऋषभ मल्होत्रा विजयी होकर आए हैं। वहीं अगर मैं केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर की बात करूं तो वहां पर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष पद के अधिकृत प्रत्याशी महिपाल बिष्ट विजयी होकर आए हैं। इसी प्रकार अभी कुछ बड़े महाविद्यालयों में मतगणना जारी है, वहां पर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विजयी होकर आएगी। और एक बड़ी संख्या में जो विश्वास जताया है, इस विश्वास को विद्यार्थी परिषद आगे लेकर जाएगी और चाहेगी कि विद्यार्थी समुदाय का विश्वास विद्यार्थी परिषद पर ऐसा ही बना रहे। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के हर की पैड़ी बाजार में जीएसटी बचत उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान व्यापारियों एवं आम लोगों से भेंट की और भेंट कर जीएसटी की घटी दरों के लाभ के बारे में फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आर्थिक सुधार का नया दौर शुरू हो गया है और जीएसटी की दरों में कमी से समाज में सभी वर्गों के जीवन को खुशहाल बनाने की ऐतिहासिक पहल हुई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी की नई दरों से उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती होने से आम लोगों को काफी लाभ मिलेगा। तो देखिए, तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जहां पर जीएसटी के दरों को कम करने के बाद से तमाम बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो व्यापारियों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जीएसटी के दरों में कटौती के बाद से किन किन लोगों को इसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। व्यापारियों, छोटे उद्यमियों और आम जनता पर जो लगातार महंगाई का भार पड़ रहा था, अब उससे निजात मिलता हुआ नजर आएगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे हुए व्यापारियों से मिल रहे हैं, छोटे उद्यमियों से मिल रहे हैं, उनसे बता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जीएसटी की दरों में कम होने के बाद से क्या कुछ उनके
व्यापार पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। आपको बताते चले जीएसटी के दरों को कम कर दिया गया है, जो कि पहले 4 स्लैब्स होते थे, अब उसे घटाकर 2 स्लैब्स कर दिया गया है, जिसके तहत 5% और 18% ही जीएसटी रहेगी। खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उस पर जीएसटी 0 कर दिया गया है, जिससे आम जनता पर एक महंगाई का जो बोझ था वो इस वक्त कम होता हुआ नजर आ रहा है और सभी जो है बीजेपी सरकार को इसके लिए धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जब से जीएसटी के दरों को कम किया गया है उसके बाद से लगातार तमाम जो नेता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं, व्यापारियों से मिल रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जीएसटी के दरों में बदलाव के बाद से उनके व्यापार पर क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ रहा है, व्यापारी कितना खुश है, कितना संतुष्ट है इस फैसले के बाद से। और देखिए ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, तमाम दुकानों पर पहुंच रहे हैं, व्यापारियों से मिल रहे हैं, उनसे जान रहे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जीएसटी के स्लैब्स में कटौती के बाद से क्या कुछ उनके व्यापार पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। जीएसटी का भी, क्योंकि पिछले 22 तारीख से लगातार जो जीएसटी का रिडक्शन हुआ है, जीएसटी में जो दरों में कमी की गई है और जिस प्रकार का स्लैब जीएसटी में बना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हर भारतवासी को, हर सामान्य व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को आज बहुत सुविधा हो गई है और उनकी बचत का भी, दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं, घर के सामान हैं, 180 से भी अधिक, उन सभी को जीएसटी में बहुत छूट मिली है। इसमें हमारे यहाँ व्यापारी वर्ग बहुत उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करी, वहीं देशवासी जो खरीदार हैं, ग्राहक हैं, उनमें भी एक बहुत बड़ा उत्साह है। इसके साथ साथ स्वदेशी का भी हम सब संकल्प लेते हैं कि हम स्वदेशी को अपनाएंगे और आत्मनिर्भर भारत में उसके संकल्प में हम सभी लोग योगदान देंगे। आज मैंने मां गंगा के तट हर की पैड़ी पर जाकर दुकानों में आज संपर्क किया है, व्यापारी बंधुओं को आज इसके बारे में अपील की, उन सभी का अभिनंदन किया है, क्योंकि व्यापारियों की भी लंबे समय से मांग थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड यूके एसएसएससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि ये मामला सिर्फ एक परीक्षा केंद्र पर नकल से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में सरकार ने एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया है, जिसकी निगरानी हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ भर्ती प्रक्रियाएं पूरी करना है। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक 25,000 युवाओं को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत नौकरियां दी गई हैं और आगामी 1 साल में 10,000 नई नियुक्तियां की जाएंगी। इसके लिए भर्ती परीक्षाओं का नया कैलेंडर जल्द ही जारी किया जाएगा। पेपर लीक यदि होता तो 11 बजे पेपर शुरू होता है, 10 बजे पेपर बाहर आ जाता, 10:30 बजे आ जाता, 9 बजे आ जाता, सामूहिक रूप से कोई नकल के प्रमाण मिलते। हाँ, ये जरूर जांच का विषय है कि पेपर किन किन लोगों से किन किन लोगों तक पहुंचा है। पेपर में क्या कोई साजिश तो नहीं की गई है कि एक ही व्यक्ति जो पहले भी कई सारे आवेदन भर चुके हैं और उनमें उनकी एलिजिबिलिटी भी नहीं रही है, आखिर ये क्या उद्देश्य रहा है कि पेपर कुछ चुनिंदा लोगों के पास पहुंचता है। और उत्तराखंड में इस वर्ष कई आपदाएं आई हैं, जिनमें सड़कों, पुलों और घरों को भारी नुकसान हुआ है। कई जगह घर और होटल बह गए, लेकिन अब धीरे धीरे हालात सामान्य करने का काम चल रहा है। अधिकांश रास्ते खुल चुके हैं और सरकार जनता तक हर संभव मदद पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हर आपदा में प्रदेश का भरपूर सहयोग किया है। गृहमंत्री के प्रयासों से आईटीबीपी, एनडीआरएफ जैसी केंद्रीय एजेंसियां उत्तराखंड में तैनात हुई। धामी ने बताया है कि प्रधानमंत्री आपदा प्रभावितों के बीच जाकर हौसला बढ़ा रहे हैं और तत्कालिक रूप से 1200 करोड़ रुपए की आर्थिक स्वीकृति प्रदान की। प्रदेश में हुए नुकसान का आकलन जारी है और केंद्रीय टीम भी काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नुकसान का विवरण केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा और उम्मीद है कि आवश्यक मदद मिलेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हर एक आपदा में उन्होंने हमारे राज्य का भरपूर सहयोग किया है, चाहे वो जोशीमठ की आपदा हो, चाहे वो पिछले साल
केदार घाटी की आपदा हो या अन्य आपदाएं जो समय पर, या तो चाहे हमारी माड़ा में आया हुआ एवलॉन्च हो, हर समय उन्होंने हमारा सहयोग भी किया है, हमारा प्रोत्साहन भी किया है और जो जरूरी मदद है वो भी दी है। मैं गृह मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि हर समय उन्होंने हमको चाहे आईटीबीपी हो, चाहे अन्य जो एजेंसियां हैं भारत सरकार की, एनडीआरएफ हो, उन सभी को यहां पर तैनात किया और हमको हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इसमें मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से इसलिए धन्यवाद करता हूं कि वो आपदा की घड़ी में हमारे सभी आपदा पीड़ितों के बीच में आए, उन्हें उन्होंने हौसला दिया और तत्कालिक रूप से उन्होंने कहा कि 1200 करोड़ रुपए की धनराशि की यहां पर उत्तराखंड में बीजेपी ने नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया। ऐसे में पहली बार दीप्ति रावत सहित कई महिलाओं को बीजेपी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, जिसको लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने सभी पदाधिकारियों को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार केंद्र सरकार के अधीन है और उम्मीद है कि जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी बनी है। मैं अपनी कार्यकारिणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिस उम्मीद से संगठन ने इनको पदाधिकारी बनाया है, इस उम्मीद में, इस कार्य में हमारे सभी पदाधिकारी सफल हो, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। रही बात मंत्रिमंडल विस्तार की, तो ये हमारे इस तरह का विषय नहीं है। इसके लिए हमारे केंद्र में बैठे नेता, ये उनका विवेकाधीन है और जब निर्णय लेंगे, अच्छा निर्णय लेंगे। जो इस समय है ये भी बहुत अच्छा है। यूके एसएसएससी पेपर लीक मामले के बाद बेरोजगार संघ की युवा मांगों को लेकर सोमवार से परेड ग्राउंड में धरने पर बैठे हैं। वह इस प्रदर्शन के बीच अफवाह फैलाई जा रही है कि नेपाल की तरह उत्तराखंड का माहौल बनाया जाएगा, जिसको लेकर मेयर सौरभ थापयाल ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड का युवा उत्तराखंड को नेपाल नहीं बनने देगा और अगर इस तरह के नारे लगते हैं तो युवा चुप नहीं बैठेगा, जिसके चलते सभी छात्र नेताओं ने इकट्ठे होकर चेताया है कि अगर आंदोलन करना है तो करिए, लेकिन उत्तराखंड विरोधी बातें न करें। देखिए, देवभूमि के अंदर अगर इस प्रकार के नारे लगते हैं कि हमको चाहिए आजादी, और या इस प्रकार का वो होता है कि हम जो है उत्तराखंड को नेपाल बना देंगे, जैसे नेपाल में कुछ सर्कमस्टांसेस हुए, उस प्रकार से अगर ऐसा बोला जाता है और कहीं न कहीं भगवे को अगर बदनाम करने की साजिश होती है, तो उसके खिलाफ जो यहाँ का युवा है, देवभूमि का युवा है, वो चुप नहीं बैठेगा। इसीलिए हम सब जितने छात्र नेता ने, हम लोगों ने यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और जिसके माध्यम से हमने चेता दिया है कि अगर इस प्रकार की घटनाएं आपको आंदोलन करना है तो करिए, परंतु इस प्रकार की आप बातें मत कीजिए कम से कम, या इस प्रकार की बातें बीच में बोल के और आप कहीं ना कहीं छात्रों को बरगलाने का काम। छात्र नेता जो पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में यूके एसएसएससी पेपर मामले में इसे लेकर युवाओं का प्रदर्शन जारी है। तो वह इस विषय पर चिंता जताते हुए बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि युवाओं के प्रदर्शन को गलत दिशा में ले जाने के लिए कुछ विपक्षी राजनीतिक संगठन इसका फायदा उठा रहे हैं, जिससे प्रदर्शन राजनीति की भेड़ चढ़ गया है। स्वाभिमान मोर्चा, क्योंकि स्वाभिमान मोर्चा भी स्वयं अपने आप को राजनीतिक दल के तौर पर देख रहा है, और कांग्रेस, और कहीं न कहीं इसके बीच में कहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जो यहाँ पर है नहीं, लेकिन उसके भी एक संकेत मिल रहे हैं कि वो लोग भी बीच में घुस रहे हैं। तो इस प्रकार से 3 राजनीतिक दल इस समय, जो कि जिनको थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत पहचान है, कांग्रेस के अलावा 2 दल और हैं, जो इस आंदोलन में हैं, इस समय दिखाई पड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं का यह आंदोलन कहीं राजनीति की भेंट चढ़ने जा रहा है और चढ़ चुका है, क्योंकि अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था कि हरीश रावत जी डीएवी के जो छात्र हैं, क्योंकि आज छात्र संघ के चुनाव चल रहे हैं, उनके छात्रों को संबोधित करने गए। ये आनंद भवन करके हमारा एक करणपुर में एक वेडिंग पॉइंट है, और उसमें उन्होंने भी नारे लगाए पेपर चोर करके।
उत्तराखंड में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस पार्टी ने राज्य में अपनी राजनीतिक सक्रियता तेज कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस 4 अक्टूबर से हस्ताक्षर अभियान यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, जिसका उद्देश्य केंद्र की अग्निवीर योजना का विरोध करना है। और ये यात्रा 3 चरणों में संपन्न होगी और पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता जनता से संपर्क साधते हुए अग्निवीर योजना को समाप्त करने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। 3 चरणों में होने वाली इस यात्रा का पहला चरण देहरादून से 4 अक्टूबर की शुरू होगा, जो कि पूरे गढ़वाल क्षेत्र में होगी। दूसरे चरण की यात्रा दिसंबर में कुमाऊं मंडल में आयोजित होगी, जबकि तीसरे चरण की यात्रा मैदानी क्षेत्र में फरवरी माह में संपन्न कराई जाएगी। से जुड़ रहे हैं, इसलिए अब हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अग्निपथ योजना के बारे में हमारे पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर्स आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय हमारे नेता विपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी ने जिस समय ये इंट्रोड्यूस की गई थी, उसी समय ये कहा था कि ये देश के लिए विनाशकारी है, देश की सेना को कमजोर करने वाला है, देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा यह आघात है अग्निपथ योजना। और उन्होंने उसी समय इसका विरोध किया था। तब से लेकर अब तक हमने देखा 2022 में शुरू हुई थी, आज 2025 है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा साधन ये यहाँ के नौजवानों के लिए था। उत्तराखंड पूरे देश में ऐसा राज्य है, सैन्य बलों में चाहे आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, अर्धसैनिक बलों में हो, सबसे ज्यादा संख्या में नौजवान जो भर्ती होता है वो उत्तराखंड से होता है। साथियों, हम एक मुहिम चला रहे हैं जिसके अंतर्गत अग्निवीर जो भर्ती होती है अग्निपथ योजना के तहत, जो कि एक विनाशकारी योजना है, युवाओं के लिए एक बहुत ही धोखा है, हमारे सैन्य बल का मनोबल को कम करने के लिए है और देश की सुरक्षा के लिए आघात है। इसकी जानकारी देने के लिए हमारे नेशनल लेवल पर हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राहुल गांधी जी, इसके बारे में 2022 में जब ये अग्निपथ योजना शुरू हुई थी, उस समय ही इसके बारे में बता दिया था कि ये कैसी विनाशकारी योजना है और जैसे ही हम लोग सत्ता में आएंगे इसको हम निरस्त कर देंगे। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड जो है एक सैन्य बाहुल्य प्रदेश है। हर एक परिवार से कि मन में एक हमेशा मनोकामना रहती है कि हमारा बेटा फौज में आएगा। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी आगामी 3 अक्टूबर को यूकेएसएसएससी मामले की जांच को लेकर राज्य सरकार द्वारा एसआईटी का गठन किया गया, लेकिन कांग्रेस सरकार से लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है। वहीं कांग्रेस की प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने एक बार फिर मांग की है कि सरकार सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जज द्वारा पेपर लीक प्रकरण जांच कराए। उन्होंने कहा कि बीजेपी यूकेएसएसएससी मामले में लिपापोती का कार्य कर रही है, जिसे लेकर कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग को लेकर आगामी 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करने का ऐलान कर रही है। और इसके बाद कांग्रेस 17 विधानसभाओं और 13 जनपदों में युवाओं के हित के लिए पदयात्रा भी करेगी। पेपर लीक मामले में जो आंदोलन हमारा चल रहा है, जो हमारी मांग है, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच हो। हमने पूरे प्रदेश में पुतला दहन कर दिया, हमने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर दिए। कल पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में धरना आयोजित हो गया। सरकार जो है इस मामले में लीपापोती कर रही है। सरकार अपराधियों को बचाना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर लीक के तार भारतीय जनता पार्टी से, उनके लोगों से जुड़ रहे हैं। इसलिए अब हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के कांग्रेस पार्टी आगामी 3 अक्टूबर को प्रदेश मुख्यालय से 11:30 बजे चल करके मुख्यमंत्री आवास कूच करेगी, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। उत्तराखंड में इस बार की भारी बारिश के चलते राज्य की सड़कों में जलभराव और कई स्थानों पर गड्ढे बन गए हैं, जिससे आम जनता को जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून के बाद गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे और अब जब मानसून का प्रभाव समाप्त हो गया है तो राज्य सरकार और प्रशासन सड़कों के पुनर्निर्माण के कार्य में जुट गए हैं। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण भारी नुकसान हुआ है, सड़कें और सरकारी संपत्तियां इससे प्रभावित हुई है। इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है और केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आकलन किया जा रहा है। शीघ्र ही पुनर्निर्माण कार्य पूरे किए जाएंगे।
क्या हुआ? हमारे राज्य में अतिवृष्टि के कारण बहुत ही अत्यधिक सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान हुआ है। उसमें चाहे हम सड़कों की बात करें, चाहे अन्य सरकारी संपत्तियों की बात करें, बहुत नुकसान हमारे राज्य में हुआ है। जल्द से जल्द ये चीज़ें सभी सुदृढ़ हों। सड़क जो जहाँ जहाँ टूटी हैं उनको ठीक कराने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर जुटी हुई है और केंद्र सरकार के द्वारा इसके लिए हमको आर्थिक रूप से मदद भी की गई है। अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित क्वारब पुल में दरार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शासन और प्रशासन में हड़कंप मच गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मौके पर पहुंचकर क्वारब डेंजर जोन का निरीक्षण किया। वहीं मंत्री टम्टा ने बताया कि क्वारब की पहाड़ी लगातार दरक रही है, जिससे पुल को मलबे के कारण नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की टीम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और सुरक्षा के सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों और यात्रियों की सुविधा के लिए क्वारब से पहले 1.7 किलोमीटर लंबा बाईपास मार्ग तैयार किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 10 करोड़ रुपए है। अल्मोड़ा क्वारब में भी मैंने पहले भी बताया कि हमने जैसे ही उसका नुकसान होना हुआ था तो हमने तत्काल उसमें डीपीआर बनाई। केंद्र की बहुत सारी टीमें आई, आईआईटी के लोग आए, हमारे टिहरी डैम के लोग आए और अभी परसों वाडिया के लोग भी, हमारे साइंटिस्ट लगातार इसी प्रयास में कि वो पहाड़ी के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं और वो लगातार बाहर निकल रहा है, पानी की भी उसके अंदर भरा हुआ है और इसीलिए मैंने एक स्पेशल प्रोविजन करके भारत सरकार में, ऐसा कभी होता नहीं है, हमने स्टेट गवर्नमेंट को एक अल्टरनेट रोड बनाने के लिए दिशा निर्देश दिया। उन्होंने डीपीआर बना करके हमें दी और उस पर हम काम चालू कर रहे थे। किन्हीं कारणों से हम समय से काम चालू नहीं कर पाए, उस कारण से हम 4 महीना बैक हो गए। नहीं तो हमारा अभी अल्टरनेट रोड चल रहा होता और जो वर्तमान में रोड हो रहा होता उसको हम बंद कर देते और उसमें जब तक वो पहाड़ी से जितना मलबा गिरने वाला था, जो प्राकृतिक रूप से गिर रहा था, उसको गिरने ही देते और उसके बाद जो भी टेक्निकल एडवाइस के माध्यम से हमारे साइंटिस्ट विशेषज्ञ बोलते तो उस अनुसार उसका ट्रीटमेंट होता। हरिद्वार के जटवाड़ा पुल पर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी के नेतृत्व में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तेज धूप में 2 घंटे तक तपकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी ने कहा कि संविधान हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने का पूरा अधिकार देता है। इसके बावजूद धनपुरा में आई लव मोहम्मद जुलूस निकालने वालों पर सांप्रदायिक फैलाने का आरोप लगाकर मुकदमे दर्ज किए गए। वहीं जलापुर थाने में कई दिन पहले एक व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से मस्जिद को ध्वस्त करने का ऐलान किया था। इस पर शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अब तक कोई मुकदमा नहीं हुआ है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये सरकार के दोहरे मानदंड की नीति की उजागर करता है। हो, बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, तो इस तरह के कोई 2-4 चिंटू जो पेड़ होते हैं उनसे इस तरह के बयान या वो हरकतें करा दे, जिससे माहौल आसान हो जाता है। हम कहते हैं कि भारत का मुसलमान आजादी की लड़ाई में अपने आबादी के प्रतिशत से 2 गुना शहादत किया। जब देश का बंटवारा हुआ तो आई लव भारत कहने वाले ज्यादा निकले, पाकिस्तान जाने वाले कम निकले। हम कहते हैं कि हम भारत के को भी आई लव कहते हैं, महात्मा गांधी जी को आई लव कहते हैं, लेकिन हम अपने धार्मिक गुरु, अपने पैगंबर आई लव मोहम्मद क्यों नहीं कह सकते। और मुझे खुशी होती है कि मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ ज्यादातर हमारे हिंदू भाई, साधु संत महात्मा, वो भी आई लव मोहम्मद कह रहे हैं। तो हमें तो बड़ी खुशी होती है क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने श्री राम को इमाम हिंद कहा है। कुछ दिन पहले एक हरिद्वार में सांप्रदायिक व्यक्ति है जो हमेशा हिंदू मुसलमान के नाम पर जहर उगलता रहता है। उसने एक वीडियो जारी किया था कि मैं 15 दिन के बाद इस मस्जिद को शहीद कर दूंगा, जो मस्जिद वक्फ बोर्ड में दर्ज है। और हिंदुस्तान के जितने रेलवे स्टेशन है सबके पास मस्जिद होती है, क्योंकि वहाँ जो यात्री रुकते हैं अगर उनको नमाज का टाइम हो तो नमाज पढ़ने का उनको जगह चाहिए होती है। तो इस तरह का व्यक्ति हमने जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर पे और क्षेत्र के सम्मानित लोगों के तरफ से हमने उसके खिलाफ ज्वालापुर कोतवाली में तहरीर दी, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं इन लोगों ने एक आई लव मोहम्मद के नाम पे एक कुछ लोग वहाँ ना जुलूस निकाल रहे होंगे धनपुरा में, उनके खिलाफ बड़ी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का काम प्रशासन ने किया है। और आनंद फानन में मैं ये हरिद्वार के पुलिस प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, मेरा ये निवेदन है, आज धूप में बैठकर सूरज की गर्मी में मैं अपने आप को कष्ट देकर ये पूछना चाहता हूँ इनसे, सरकार से, कि प्रशासन ही मुझे ये बताए क्या
कानून ज्वालापुर में कुछ और है और पथरी थाने में कुछ और है। जब ज्वालापुर में हम लोग एक सांप्रदायिक व्यक्ति के खिलाफ जो लगातार समय समय पर इस शहर की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश करता रहता है, उसके खिलाफ तहरीर दे रहे तो उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं, मुकदमा नहीं। वहीं दूसरी तरफ आपने आनंद फानन में 2 घंटे भी नहीं गुजरने दिया, आपने वहां मुकदमा कर दिया लड़कों पर, जबकि वहां कोई इस तरह की शांति भंग नहीं हुई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश में संविधान का राज चलेगा। धार्मिक भूमिका बंद करो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।